अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 6 रोज बाकी रह गए हैं। इंतखाबी मुहिम हम देख रहे हैं कि उरूज पर है, जहां तमाम जमातें हम देख रहे हैं कि अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हुकूक दिलवाने की बात कर रही हैं। वहां दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। आज मरियम नवाज ने एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, कहा यह जाली हुकूमत है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत का जहाज डूबने वाला है। जरा आपको सुनवाते हैं कि आज मरियम नवाज साहिबा ने खिताब करते हुए क्या कहा, फिर इस पर मजीद बात भी करते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि वो इमरान खान का नाम लेना भी गवारा नहीं कर रही। तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने भी आज खिताब किया, कड़ी तनकीद की जहां हुकूमत पर। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि मरकज में भी हुकूमत हमारी होगी। अब देखना यह है कि होगा क्या, क्योंकि मोस्टली यही देखने में आया है कि जिस पार्टी की मरकज में हुकूमत होती है वही, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, उसी पार्टी की हुकूमत बनती है। लेकिन इस बार चूंकि सेंटर में पीटीआई है तो क्या सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, इस पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ जलसों में ओपोजिशन का बयानिया क्या होगा, मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या होगा, इस हवाले से गुज़िश्ता रोज पीडीएम का इजलास भी हुआ। खबरें ये भी आ रही हैं कि एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि जलसों में अफराद का जो नाम है वो नहीं लेना चाहिए। और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अभी इजलास भी हो रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि कई जलसे भी हो चुके हैं, लेकिन स्टिल जो कंफ्यूजन है वो बरकरार है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या पीडीएम का मुस्तकबिल खतरे में है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ एक अहम सिचुएशन कोरोना के हवाले से हम देख रहे हैं कि कोरोना की वबा एक बार फिर फैल रही है और अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। आज इस्लामाबाद के 5 सेक्टर्स को भी सील किया गया है। एक तरफ ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में जलसों का मुकाबला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो चाहे इमरान खान हों, चाहे बिलावल भुट्टो हों या मरियम नवाज साहिबा हों, जलसे जुलूस हो रहे हैं। एक तरफ हुकूमत बात कर रही है कि एसओपीज पर सख्ती से अमल किया जाएगा, मास्क ना पहनने पर जुर्माना होगा, तो दूसरी जानिब जो है वो लोगों को ये भी कहा जा रहा है, दावत दी जा रही है, तो क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? क्या हुकूमत जो है वो जो एसओपीज हैं उस पर अमल करवा पाएगी? यही वो मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन सेनेट रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नैयर बुखारी साहब, आप सुन सकते हैं? ठीक है, नैयर बुखारी साहब से राबिता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एहतशाम साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 6 रोज बाकी हैं, जो जमातें हैं तमाम ही अपनी अपनी जो है वो जीत का दावा करें, लेकिन यूजुअली हमने यही देखा है कि जिसकी सेंटर में हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाता है। तो इस बार क्या सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है? पहले तो मैं छोटा सा कमेंट करूंगा, जो मरियम साहबा ने कहा है कि इमरान खान का नाम लेना भी मैं गवारा नहीं करती, गवारा नहीं समझती, तो मुझे 90s की दहाई याद आ गई कि जब नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि बेनज़ीर मरूमा का कोई नाम लेता तो मेरा खून खौल जाता है, लेकिन वो पैथोलॉजिकल हेट्रेड की बात थी। तो ये सियासतदानों में तो हम देखते रहते हैं कि इस तरह के मिजाज आते रहते हैं, एक दूसरे पे जब तनकीद करते हैं तो फिर बहुत आगे निकल जाते हैं, फिर जब दोबारा से तल्लुकात ठीक होते हैं, इत्तेहाद में जाते हैं, तो फिर ख्याल आता है कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा बातें की। अभी शहबाज शरीफ साहब का वो बयान बार बार लोग दिखाते हैं, आपको याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जरदारी साहब का पेट फाड़ के मैं पैसे निकालूंगा, फिर पिछले दिनों मिलने भी गए थे उन्हें। तो लोग कहते हैं इतना कुछ करने से पहले देख लिया करेंगे दोबारा भी किसी से मिलना है। देखिए, अब जहाँ तक जीबी की बात है, मेरा ख्याल है ये बड़े दिनों से जिसको कहना है मामला तपा हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं, सबके पीटीआई के भी, पीपल्स पार्टी के भी, पीएमएलएन के भी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और बड़े अरसे के बाद इतनी गहमा गहमी नज़र आ रही है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासत बहुत गर्म है और यूँ लगता है कि पीटीआई जो है ना वो भी मैदान में उतर गई है, बावजूद हुकूमत होते हुए जलसे कर रही है, जो कि लोग कहते हैं इनको नहीं जलसे करने चाहिए, सवात में जाके
ये है कि वो शो ऑफ पावर वो कहते हैं हम भी करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ हम भी दिखाएंगे। अगर कोई समझता है कि जी पीटीआई जो कमज़ोर हो गई है तो ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये हर दौर में देखा हमने, पीपल्स पार्टी भी किया करती थी, गवर्नमेंट में रहते हुए भी जलसे करती थी, PMLN भी किया करती थी, तो ये तो सिलसिला चलता रहता है। अहम सवाल ये कि जिस तरीके से अब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सारी पार्टियां दावे कर रही हैं कि जिनकी खिदमत करेंगे, सूबा बनाने की बात हो रही है, प्रोविजनल सूबा अनाउंस हो गया बनना, तो इस हवाले से तो दावे तो सबके हैं। अब देखना यही है कि अल्टीमेटली 15 तारीख को क्या होगा। लेकिन एक चीज़ तय है जो मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि पीपल्स पार्टी PMLN जिस तरह आपस में एक इत्तेहाद में शामिल है, वहाँ पे इत्तेहाद क्यों नहीं है? वहाँ पे आप देख लें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। नईर बुखारी साहब से, नईर बुखारी साहब ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ PDM के प्लेटफॉर्म पे तो आप इत्तेहादी हैं, लेकिन वहां क्या सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती? लेकिन ये सबसे पहले जानना चाहूंगी, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि PDM का इजलास हुआ और खबरें ये भी हैं कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए पीपल्स पार्टी की जानिब से? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि PDM की जो मीटिंग 8 नवंबर को हुई, उसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, राजा परिषद साहब थे और साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी वीडियो लिंक के जरिए उसमें पार्टिसिपेट किए। बुनियादी बात यह है कि ये इंटरनल मीटिंग्स में बहुत सारी डिस्कशन होती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, उनका अपना एक मौक़िफ़ होता है, उनका एक अपना मैनिफेस्टो भी है, उनकी एक अपनी पॉलिसी भी है। लेकिन पाबंदी इस बात की है कि जो कलेक्टिव डिसीजंस PDM में होते हैं उसको ऑनर करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी भी है। और वो हम समझते हैं कि जो APC इस्लामाबाद हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में तलब की गई थी, उसमें एक डिक्लेरेशन साइन हुआ और 26 पॉइंट्स का डिक्लेरेशन है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्टिसिपेंट हैं वो सिग्नेटरी भी हैं और वो पाबंद हैं उसके। बाकी हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मौक़िफ़ दे सकती है इंडिविजुअली, यूनिलैटरली डिसीजन जो हैं वो उनके अपने हैं। लेकिन हर जमात जो PDM का हिस्सा है वो कलेक्टिव डिसीजन की पाबंद है। उसमें पीपल्स पार्टी भी पाबंद है, PMLN भी पाबंद है उसकी, JUI हो, कौमी वतन पार्टी हो, ANP हो, JUP हो, पॉलिटिकल पार्टी जो उसकी सिग्नेटरी है हम उसके पाबंद हैं। रहा मामला के PDM जो है वो इलेक्शन अलायंस तो नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट बेसिकली तो यही था कि इस मुल्क के अवाम जो पिस रहे हैं महंगाई में, बेरोजगारी में और डे टू डे अफेयर्स के लिए मुश्किलात जो अवाम और नास को पेश आ रहे हैं, और जो अंदाज गुफ्तगू इख्तियार किया हुआ है मौजूदा हुक्मरानों ने, इस तरह न तो पार्लियामान चलती है, न तो हुकूमतें चलती हैं, न मुल्क चलता है, और मुल्क की इकॉनमी की वर्स्ट कंडीशन पे चली। अच्छा बुखारी साहब एक चीज़ बताइएगा कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गए वहाँ पे रहते हुए और GP में हैं, और बल्कि परसों तो ये भी खबर थी कि चीफ कोर्ट के सरबराह ने उनको कहा कि जी यहाँ से चले जाएँ, बाद में वो फैसला भी तब्दील हो गया। सवाल मेरा आपसे है कि मरियम साहबा गई हैं 2 दिन 3 दिन के बाद वापस आ गई, बिलावल साहब अभी वहीं हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये वहाँ पे रहना कितना उनके लिए ज़रूरी है, या आप समझते हैं कि जी कोई ख़तरा है कि वहाँ पे कोई इलेक्शन चोरी हो जाएगा, या एतमाद नहीं है इलेक्शन अथॉरिटीज़ पे? देखिए शाम साहब, इलेक्शन स्ट्रेटजीज होती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है। मरियम साहिबा करदू से वापस इस्लामाबाद आई क्योंकि बाय रोड लिंक नहीं, प्रॉब्लम थी ट्रैवलिंग की, और वो वापस चली गई हैं गिलगित में, और वो अपनी पब्लिक मीटिंग्स कर रही हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वहाँ रहना, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बुनियादी तौर पे जो इक़दाम उठाए गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और सबसे बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया कि सब्सिडी दी गंदम पे, पेट्रोल पे, बाकी कमोडिटीज़ पे। आपको इल्म है कि 1972 से पहले जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस थी, पेट्रोल हो या गंदम हो या आटा हो, वो बड़ी डिफरेंट थी। लेकिन भुट्टो शहीद ने उस वक्त ये फैसला किया कि जो कीमत इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में पेट्रोल की है, वही कीमत उनसे गिलगित बल्तिस्तान में उस कीमत पे उनको दस्तयाब होगा। गंदम भी और आटा भी उसी कीमत पे दस्तयाब होंगे। फिर वहाँ पे आप देखें कि छोटी छोटी निज़ाम था राजगिरी का, और उस निज़ाम को भुट्टो शहीद ने ख़त्म किया और आवाम को जो गिलगित बल्तिस्तान को उनको
एक राइट्स मिले वहाँ पे। और आज जो बेसिक बुनियाद चल रही है जिसपे चेयरमैन बिलावल बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे हैं कि हक़ हाकमियत और हक़ मालकियत और हक़ रोजगार, ये बुनियादी 3 पॉइंट्स हैं। लेकिन नईर बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो आज वहां खड़े होकर जो दावे कर रहे हैं, अवाम की जो महरूमियां गिनवा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी तो हुकूमत रही है ना, तो आपको नहीं लगता कि अगर उस वक्त काम हुए होते वहां पर, तो बजाय इसके कि वो ये कहते कि हम ये काम करवाएंगे, ये हुकूक दिलवाएंगे, अब ये कह रहे होते कि आप हमें वोट दें, तो ये अपने जो उन्होंने काम किए वो दिखा रहे होते। देखिए, आप शायद इसको महसूस ना करें क्योंकि आप यहाँ रहती हैं, और जो वहाँ के अवाम से उनसे पूछें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 1994 में पॉलिटिकल पार्टीज की बुनियाद पर इलेक्शन का इनेकाद किया गया। जब पॉलिटिकल पार्टीज के बुनियाद पर इंतखाबात हुए तो पहली दफ़ा डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव का एक ओहदा और असेंबली में वज़रा को ओहदे मिले, और वो 5 साल उस पर काम करते रहे। और अब जो बात ये अभी मौजूदा हुक्मरान जो सिलेक्टेड हुक्मरान है, नायल हुक्मरान है, ये कह रहे हैं जी हम प्रोविजनल सूबा देंगे। आप थोड़ा सा गौर करें, 1994 में LFO के जरिए उस असेंबली की हैसियत मानेगी, लोगों को इख्तियार दिया गया अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, और फिर उन मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात भी दिए गए। और चले बुखारी साहब, ये तो आप बड़ा अच्छी तरीके से आप बयान कर रहे हैं। ये बताएं कि PDM के मुस्तकबिल के बारे में बड़ी बातें शुरू हो गई हैं, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज भी अपने उस BBC के इंटरव्यू पे वो कायम है, और वो आज भी कह रहे हैं कि हमें सबूत दिए जाएं कौन कैसे इंटरफेयर कर रहा है। जरदारी साहब के हवाले से भी बात आ गई, उन्होंने कहा कि हमें नए माज नहीं खोलने चाहिए, हदफ एक जो वाज़े तौर पे होना चाहिए। ENP भी कह रही है कि जी हमें अपना लेबल लहजा ओपोजिशन के लीडरों का ठीक करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि PMLN के अंदर भी मसाइल पैदा हुए हैं, वहाँ पे भी एक ग्रुप बन रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। तो लगता है आपको कि ये 4 महीने तक ये लांच चलेगा और हुकूमत को हटा पाएंगे आप लोग? इत्तेशाम साहब, एक गुजारिश मैं कर दूं, ये प्रोविजनल जो सूबे की बात है, जी जी, ये 2009 में जनाब आसिफ अली जरदारी बतौर प्रेसिडेंट, हमने चीफ मिनिस्टर का ओहदा वहाँ बजरिया कानून बनाया, गवर्नर अपॉइंट किया, और जो पहला गवर्नर था वो कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर थे, फिर एक खातून को गवर्नर जो वहाँ की मुकामी थी उनको गवर्नर बनाया गया। तो ये प्रोसेस तो 2009 में पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो भी 2018 में उसमें भी कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देंगे इनको। अभी भी हम इस मौका पे अभी देखिए मुझे कहते हैं कि हम प्रोविजनल सूबा बनाएंगे, हम बात कर रहे हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उसके बाद दूसरी बात रही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में ये बात की है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन एक्सटेंड करेगी, वहाँ के अवाम को यहाँ की नेशनल असेंबली में और सेनेट में नुमाइंदगी मिलेगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके। आप PDM की बात, तो ये एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका कैटेगोरिकली मरियम नवाज साहब ने भी कहा, और चेयरमैन बिलावल ने एक बड़ा कैटेगोरी, आप इंटरव्यू को पूरे विद कंटेक्स्ट देखें, उन्होंने कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, वो जिम्मेदार आदमी है, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, उनकी सरबराही वो कर रहे हैं, रहबर हैं उनके, तो उनके पास ऑब्वियसली कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन और सबूत होंगे। बुखारी साहब ये भी कहा कि मुझे नवाज शरीफ साहब के बयान से धचका लगा, ये भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था। उसमें क्योंकि जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था तो मैं भी मौजूद था, स्टोर में ये रिकॉर्ड हुआ ये इंटरव्यू, ठीक। और मैं अभी कल ही वापस आया हूँ गिलगित से, और सुबह फिर मैं जा रहा हूँ उसका तो उसमें उन्होंने कहा, अंग्रेजी का वर्ड यूज किया, वॉज शॉक, क्योंकि जो PDM का जो डिसीजन था वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले थी कि स्टेट ऑर्गन जो हैं उन पे ये लाजम है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उसके अंदर रह के अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं और अपने इख्तियारात भी इस्तेमाल करें। ये कैटेगरी, ये बात, ये दूसरी बात मेरी अब सुन लें कि जो हमने 2018 में भी कहा बाई इलेक्शन में, जिन ऑफिशियल्स के बारे में हमारे पास सबूत थे उनके हमने नाम का जिक्र किया। तो PDM का डिसीजन एस्टैब्लिशमेंट के बारे में था। एस्टैब्लिशमेंट कौन कौन से लोग आते हैं, एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन दैट, लेकिन PDM का कोई स्पेसिफिक किसी पर्सनैलिटी के हवाले से डिसीजन नहीं था। तो चेयरमैन साहब ने ये कहा कि मियाँ साहब के पास ऑब्वियसली वो सबूत होंगे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने नाम लिए, तो
तो वो वक्त आने पे अपने सबूत दे दें, हमें सबूत ही देंगे। ठीक है, बिलावल भुट्टो ये भी कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब सबूत पेश किए जाएंगे। इस पर मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए नाजरीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने। इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में बात हो रही थी, नय्यर बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम के हवाले से एक मीटिंग हुई, पीडीएम का इजलास हुआ और कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, एनपी की जानिब से भी नवाज शरीफ के बयानिए को लेकर। अब जिस तरीके से नून लीग के अंदर से भी इस बयानिए को लेकर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, तो आप समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाना मुश्किल हो गया है? देखिए, यहाँ तक नवाज शरीफ के बयानिए का जो लोग बोझ नहीं उठा सकते, तो उनके लिए रास्ता खुला है, जहाँ चाहे वो जाएं। कोई दबाव तो नहीं है ना किसी पर, और ना ही कोई किसी को कैद करके किसने रखा हुआ है। तो ये जो खेल हो रही है पिछले एक हफ्ते से कि बयानिया मंजूर नहीं और बयानिया मंजूर है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके कुछ अमली नताइज निकलेंगे। मैं नहीं देख रहा कि पीडीएम टूट रही है फौरी तौर पे, और फिल वक्त मुझे पीडीएम में कोई ऐसा खराबी नजर नहीं आ रही। बल्कि आज जो ये गए हैं परवेज खट्टक और वो यार शाह साहब एनपी के पास रिक्वेस्ट करने के लिए, उससे महसूस होता है कि हुकूमत बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रही है, और सफाई देने के लिए यार शाह साहब गए। ये पहली दफा जब से ये हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई है, इनका कोई वजीर इस तरीके से सफाई देने के लिए किसी दूसरी पार्टी के ऑफिस में गया हो। तो इससे महसूस हो सकता है कि ये लोग कहाँ खड़े हैं। देखिए, ये बयानिया हर आदमी का मुख्तलिफ होता है। आप पंजाबी में मैं कहने लगा हूँ, ये पंजाबी का बात है, कभी हम किसी को खसम कहते हैं, कभी हम किसी को शौहर कहते हैं, कभी किसी का बाप कहते हैं। लफ्ज एक ही है, मकसद एक ही है, एक्सप्रेशन है। लेकिन इफ्तिखार साहब ये बात तो कर रहे हैं ना। एक सेकंड, मुझे वही मुकम्मल करना। ओके, ठीक, एक सेकंड। जी। एक बात तो वो कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट में वो सब कुछ शामिल करना चाह रहे हैं। तो ये खसम है, तेरे क्या खत्म करना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं, ये तो उनकी मर्जी है ना, ये आप फोर्स तो नहीं कर सकते। और कल जो इनका पीडीएम का इजलास हुआ है, जिसमें इन्होंने वादा किया कि ये एक वर्किंग पेपर देंगे हमें पाकिस्तान के लोगों को, उसमें भी ये कहा गया कि अब जो कुछ भी होगा वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। जी, मैं ये कह रहा था इफ्तिखार साहब, इस हद तक तो आपकी बात बिल्कुल बड़ी वजन वाली है कि पार्टी के अंदर पीएमएलएन की जहाँ तक बात है कि अगर कोई बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता तो चला जाए, वो खुद भी मेरे ख्याल लीडरशिप भी चाह रही है। लेकिन सवाल तो एक अपोजिशन के अलायंस का है ना। बाकी पार्टियां, कल के इजलास में भी उन्होंने कहा कि भी अगर यही बात करनी है तो एक अलहदा से एपीसी बुलवाते हैं, वहाँ फैसला कर लेते हैं। पहले तो फैसला हुआ था इस्टेब्लिशमेंट के लफ्ज़ के साथ, आप अदारों का नाम नहीं लेंगे, आप आर्मी चीफ का और आईएसआई के चीफ का नाम नहीं लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए, अब देखें ना, आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं कि जी हदफ अब बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, हमें नए माज नहीं खोलने चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे है कि ये एक पार्टी का नहीं, अलायंस का मामला है। तो आप जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का अगर इज़हार करते हैं, बाकी पार्टियाँ एनपी और जेयूआई के हुसैन अहमद साहब रोज़ इसी पे बात कर रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, तो फिर आप नहीं समझते कि ये मुश्किलात होंगी आगे चल के? एहसाब साहब, मैं समझता हूँ कि यही जमहूरियत है, और ये बड़ी अच्छी जमहूरियत है कि इसमें डायलॉग ओपन हो रहा है। और ये टेलीविजन का एक बहुत बड़ा रोल है, सोशल मीडिया का, कि जो चीज़ें हमसे छुपी रहती थी अब वो हमारे सामने रोज़ सुबह शाम आती हैं। अगर एपीसी में दोबारा बैठ के कोई ये बात तय करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन डफर एस्टेब्लिशमेंट भी अगर कहना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है। देखिए, वो एस्टेब्लिशमेंट क्या है? जब हम कहते हैं कि, जब मेरे जैसा आदमी कहता है कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं एंटी स्टेटस को हूँ, तो मैं क्या कह रहा होता हूँ? ठीक, मैं वो सब कुछ कह रहा होता हूँ जो आप भी समझते हैं और जिनसे मैं मुखातब हूँ वो भी समझते हैं। देखिए, बात यह है, क्या हम पार्लियामानी जमहूरियत चाहते हैं? क्या हम वन मैन वन वोट चाहते हैं? क्या हम सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट चाहते हैं? क्या हम 1973 के आइन में जो तकसीम कार है अदारों के दरमियान, उसको मानने को तैयार हैं या नहीं?
अब इसको कोई भी लफ्ज दे दिया जाए, मैं नहीं समझता कि हाफिज हुसैन अहमद साहब भी इससे डिसएग्री करेंगे, मैं नहीं समझता कि आसिफ जरदारी साहब भी इससे डिसएग्री करेंगे कि जो मैंने 4 बातें कही हैं, कोई भी इससे डिसएग्री नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ ने एक बहुत ऐसी पोजीशन ली है जो इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में किसी ने ली नहीं, चौंका देने वाली है, धमाका खेज है, धचका। और ये हकीकी बात है शाम भाई कि उनकी पार्टी में खुद भी उनके सीनियर लीडर्स को एकदम एक शॉक लगा कि क्या कह रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है, ये मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीडीएम टूटेगी। उसकी एक वजह है, उसकी वजह इमरान खान खुद है, सही, उसकी कोई और वजह नहीं है। सही। जब तक इमरान खान है, इमरान खान का ये रवैया है, इमरान खान की बैड गवर्नेंस है, इमरान खान चीजों पे काबू नहीं पा रहा, महंगाई उसके हाथ से बाहर निकल रही है, हर आने वाला दिन एक नया स्कैंडल लेके उनके लिए आ रहा है। इमरान खान की बिना पर पीडीएम बनेगी, इमरान खान के रवैये की बिना पर पीडीएम अगर चलेगी तो उसी के रवैये पे चलेगी। ये बड़ा आज अहम इमरान नुक्ता है, हाथ इफ्तिखार आगे साहब, बढ़ा। बड़ा अहम नुक्ता उठाया। मेरा ख्याल है नज़ीर बुखारी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये कारकर्दगी की बुखारी साहब बड़ी बात हो रही है, और अभी फिर इफ्तिखार साहब ने डायलॉग की भी बात की है, आपके अलायंस के अंदर भी है, बाहर भी। ये पिछले दिनों ग्रैंड अलायंस की बड़ी बात हो रही थी कि शायद कोई बीच में जुडिशरी आ जाए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग इसमें आ जाएं। आपको लगता है कि अब हालात इस नहज पे चले गए हैं कि इसको रोकने के लिए बीच में किसी को कूदना पड़ेगा? अदरवाइज तो 2.5 साल इसी तरह गुजर गए हैं, 2.25 साल, अगले 2.5 साल भी इस तरह ही गुजर जाएंगे। जी बुखारी साहब। शाम साहब, गुजारिश ये है कि जो एटीट्यूड है मौजूदा हुक्मरानों का और जो उनकी गवर्नेंस है और जो उनका तरीका कार है, उससे सारे पाकिस्तान के लोग नाला हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। जिस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर को प्रूव करता है या उनकी कैबिनेट के मेंबर्स करते हैं, वो तो तहजीब के दायरे से भी बाहर चले जाए। बात यह है कि इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है कि पिछले संडे को जो आटा इस्लामाबाद में हमने खरीदा, हमने 80 रुपए किलो खरीदा। अब आप देखें कि जब आटा 80 रुपए किलो चला जाए तो गरीब आदमी की दस्तरस से वो बाहर चला गया। बाकी जो जरूरियात जिंदगी हैं वो उनकी दस्तरस से बाहर चली गई हैं। और पीडीएम का आप डिक्लेरेशन देखें और आप उसका जो एक्शन प्लान देखें, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट एक ही है कि इन अहल हुक्मरानों से, इन सिलेक्टेड हुक्मरानों से इस कौम को, इस मुल्क को निजात कैसी दिलाई जाए। बाकी हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो है, कि अपनी पॉलिसी है, और हमारा ये कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है। अलायंस इस हद तक है जो पीडीएम के जी इन हुक्मरानों से हम निजात कैसे चाहे, और उसके लिए एक प्लान दिया गया है, उस पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो सिग्नेटरी है उस डिक्लेरेशन की, वो पाबंद है। कलेक्टिव डिसीजन जो है ना, वो जो है जो पीडीएम के, उसकी पाबंदी हर जमात पे लाजमी है। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई बात करता है तो ये उसके पर्सनल अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन पीडीएम का एक ही एजेंडा है कि हम इन हुक्मरानों से निजात कैसे चाहें। और अल्टीमेटली आप देखें कि दिसंबर की बात होती है, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी जो प्लान था कि मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद जनवरी 2021 में। तो हम ये समझते हैं कि तमाम जमातें उसकी पाबंद है। बाकी ये मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की जाती है, कभी चेयरमैन के इंटरव्यू को ट्विस्ट किया जाता है या उसमें कुछ इस किस्म की मिलावट की जाती है। मरियम साहबा ने खुद कहा कि जी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, और जो चेयरमैन ने बात की है वो बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जी हर आदमी जो जिम्मेदार आदमी है उसके पास अगर कोई सबूत है तो वो सामने ले आएंगे। बात यह है कि किसी की अगर विलफुल ये थिंकिंग है कि जी पीडीएम टूट जाएगी, पीडीएम कतल नहीं टूटेगी। जब तक हम ऑब्जेक्ट अचीव नहीं करते, ये पीडीएम रहेगी और ऑब्जेक्ट अचीव करेगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पीडीएम के इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। मजीद भी इस इशू पर बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आज मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा है कि इमरान खान का नाम लेने से तकलीफ होती है। अपोजिशन तो नाम लेना गवारा नहीं कर रही, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि जब तक लूटी दौलत अपोजिशन वापस नहीं लाएगी हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप नहीं समझते कि जो तलखी का एक माहौल बना हुआ, इसमें जो जिस तरह के इशूज़ की आपने भी बात की अभी, अवामी मसाइल, इन पर जो है वो फोकस नहीं कर पाएगी, ना ही अपोजिशन ना ही हुकूमत। और दूसरा क्या, ये जो सूरत हाल है वो मुल्क को अनडेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ तो नहीं लेकर जा रही। देखिए, इफ्तिखार साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि भी रूलिंग पार्टी का ये काम नहीं होता कि वो बैठ के जनाब सारा दिन तलखी बढ़ाए और जवाब गज़ल के तौर पे हर अपने ओपोनेंट का जवाब देना ज़रूरी समझा जाए। हाँ, वहाँ तो आप कारकर्दगी की बात कर रहे होते हैं, कारकर्दगी से जवाब देना होता है। यही वजह है कि कारकर्दगी नहीं दिखाई जा रही। मेरा ख्याल है बजाय इसके मैं बात करूँ, इफ्तिखार साहब से भी बात करते हैं, फिर बुखारी साहब से भी कमेंट लेते हैं। ये जो अब तलखी इफ्तिखार साहब बहुत ज़्यादा आगे चली गई है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें जा रही हैं और शाइस्तगी का एलिमेंट बड़ी तेज़ी से सियासत में ख़त्म हो रहा है। आज वैसे मुझे ज़ाती तौर पे मरियम साहबा जो कुछ कहें, लेकिन मुझे जिस तरह ये बात करते हैं वो भी इस तरह ही बात कर रही हैं कि जी मैं तो इमरान खान का नाम लेना गवारा नहीं करती। आपको याद होगा 90s की दहाई में यही बातें नवाज शरीफ साहब किया करते थे। आपको याद है वो कहते थे कि बेनज़ीर साहबा का कुछ जो नाम लेता है मेरा खून खोल जाता है उसके ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि इसको तलखी को कम करने के लिए, एक शाइस्तगी पैदा करने के लिए इनिशिएटिव कहाँ से आएगा, कौन लेगा, या आप समझते हैं कि तरक्की माकूस नीचे जाने का अमल जारी रहेगा? देखिए, आपने जो हवाला दिया इमरान खान के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से और मरीम के हवाले से, देखिए ना, ये तो दुख की वजह है कि जो कुछ इन्होंने बीजा हुआ था वो काट रहे हैं ना आज। कितना मुश्किल हो गया काटना, लेकिन लेवल क्या पहुंच गया। जो कुछ इनके एक पीटीआई के एक लीडर ने कहा, यकीन करें एक नॉर्मल पॉलिटिकल सोच हमारी कभी भी ऐसी नहीं थी। मतलब ये सोच तो बाजारी ही नहीं है, ये तो मोहल्ले में भी एक पॉलिटिकल खातून के खिलाफ में, मर्दों के दरमियान तो आपस में बहुत बात होती है, लेकिन जो औरतें पाकिस्तान की सियासत में आती हैं वो काबिल एहतराम है। पहले औरत हैं, फिर उनका सियासत में आना और फिर आगे सियासत करना, ये उनका अमल जो है ये बहुत काबिल तारीफ है। अगर उनके साथ हम स्टैंडर्ड मंसूब करने लग जाएंगे, उनकी शक्ल पे बात करने लग जाएंगे, उनके कपड़ों पे बात करने लग जाए और इसको मौजूद बहस बना लें, तो बताएं इससे क्या गुर्बत खत्म हो जाएगी, आटे की कीमत कम हो जाएगी, कैसे चीनी की कीमत कम हो जाएगी, इन चीजों को डिस्कस करके। बहुत दुख की बात है। अब इमरान ने जो भी, इमरान देखना, इमरान पैसे किस चीज के पैसे लेना चाह रहा है। आज शकील रहमान के केस में बहुत क्लियर कट सवाल था कि क्या शकील रहमान ने सरकार को कोई माली नुकसान पहुंचाया, तो नैब के वकील साबित नहीं कर सकते, अदालत ने उनको जमानत दे दी। ठीक, नवाज शरीफ, फासिल ज़ारी, जितने भी लोग हैं जो बकौल नवाज के इमरान के करप्ट, बेईमान, चोर, मनी लॉन्ड्रर, पता नहीं क्या 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 है। सही सर ये केसेस साबित होंगे ना, फिर केसेस साबित होने के बाद अपील करने का मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, कि वो भी नहीं देना। और फिर आप कह रहे हैं कि हम समरी ट्रायल करना चाहते हैं, 120 डेज में कर लें, लेकिन इसको प्रोसेस को आगे जाना है। इस प्रोसेस की बुनियाद पर सारे मुल्क को एक ज़हनी खुलजान में मुब्तला कर देना मुनासिब नहीं है। और जिस चक्कर में ये फंस रहे हैं चारों के चारों अफ्रीकन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, फौज और पीडीएम के में शामिल दूसरी बातें, रास्ता कोई नहीं रहेगा। ये बड़ी आप अहम बात की है। मैं ख्याल है बुखारी साहब आप इस पे कमेंट कीजिएगा। जब इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि सारे बंद गली की तरफ जा रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान, सियासी जमातें, बाकी अदारे भी, तो ये बेटर सेंस कहाँ प्रिवेल करेगी, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, या सब अपना अपना गुस्सा और अपना अपना पॉइंट स्कोर करते रहेंगे, तो फिर मामला किधर जाकर रुकेगा? जी बुखारी साहब। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हुकूमत से वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस को भी चलता देखे कि वो चल रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और बेसिक डॉक्यूमेंट 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें पैरामीटर्स डिफाइंड हैं। लेकिन कभी भी सियासत में तहजीब के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। और लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो लीडर खुद भी ऐसी गुफ्तगू करता है तो उसके फॉलोअर्स भी उसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, उसके कैबिनेट मेंबर्स भी ऐसी गुफ्तगू करते हैं। तो बुनियादी बात है कि जिस जगह पे आज कौम खड़ी है
मुल्क खड़ा है, आवाम खड़े हैं, ये बैठ के फैसला करने की जरूरत है कि हमने सही। इस मुल्क को चलाना कैसे है। ठीक है। लेकिन उसकी बुनियादी बात बेसिक डॉक्यूमेंट 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए बात यह है कि गाली देना बड़ा आसान है, इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको एस्टैब्लिश करना उतना ही डिफिकल्ट है। मसलन आज जो इफ्तिखार साहब ने भी बात की कि पिछले कुछ 6-7-8 माह से मीर शकील रहमान को उन्होंने अरेस्ट किया हुआ था। अल्टीमेटली हाईएस्ट फोरम जो जुडिशियल फोरम था, उन्होंने एक मेरिट पे डिसीजन किया ठीक है। कि उन्होंने एग्जामिन किया केस बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है, बनती है कि नहीं ठीक है। बनती नईर है, बुखारी और साहब, आपका पॉइंट आ गया है। वक्त की चूंकि कमी है, एहतशाम साहब मैं क्विकली आपकी तरफ आऊंगी। एक और जो अहम मामले हम देख रहे हैं कि कोरोना हर गुजरते दिन के साथ फैल रहा है, हम बात भी हो रही है, लेकिन हुकूमत ऑपोजिशन में हम देख रहे हैं कि जलसों के मुकाबले हो रहे हैं, तो फिर कौन संजीदगी का मुजाहिरा करेगा? देखिए कोई भी नहीं कर रहा। हुकूमत तो ठीक है, अपने तौर पे बड़े दावे हुकूमत ने किए कि जी शुरू का हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन किया था, बड़ी दुनिया इनको तारीफ की निगाह से देख रही थी। सवाल तो ये कि दोबारा से सर उठाया जा रहा है। जिस तरीके से बीमारी आ रही है, मेरा ख्याल है लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं, आम आदमी भी, हुकूमती लोग भी, और माजरत के साथ जिस तरीके से सियासी लोगों को भी कोरोना तेज़ी से आ रहा है, उनकी मजबूरी है। अब बुखारी साहब अरसे से सियासत में है, बेशुमार लोगों को दिन को इनको मिलना होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करनी है, पार्टी के सेक्रेटरी करना है, अहम रहनुमा है, ज़ाहिर है उधर भी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल अहम ये है कि कहीं ना कहीं तो आपको कोई SOPs बनानी पड़ेंगी, सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती है ही नहीं है। जो 500-1000 रुपये जुर्माना, वो भी कहते हैं ठीक नहीं है। इसके बावजूद तो आप देखें मार्केटों में चले जाएँ, दफातर में चले जाएँ, जिस जगह चले जाएँ, इसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हुकूमत को कोई इस पर थोड़ी सख्ती, और प्लस सियासी जमातों को अब देखना होगा कि इस जलसे जुलूस जो है ना, ये इनमें कमी हो सकती है, क्योंकि आप देख लें कि वो SOP पे तो कोई अमल नहीं कर रहा होता। जिस तरीके से ढेरों ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को जो SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए। ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जो दीगर सियासी जमातें हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से कैंपेन चल रही है, तमाम सियासी जमातों को अपना अपना किरदार अदा करना होगा, तभी हम इस बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। नईर बुखारी साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।